हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फिजिक्स में हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ एंड व्हिटन ब्रिज। ओके, सबसे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि जब भी मैं जैसे नया वीडियो रखूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और आपके मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। दूसरी बात, आपने अभी आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। और ये मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रखता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। ओके, तो हम आज पहली थियरी शुरू करते हैं। एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। तो फर्स्ट लॉ क्या है पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये फिगर है, ये जंक्शन है जहां से कई सारी ब्रांचेस क्रिएट होती है, तो वो पॉइंट क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन देखो, I3 और I4 करंट है वो जंक्शन की ओर आ रहे हैं, और I1 I2 और I5 है वो जंक्शन जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ रूल ऐसा है कि एंटरिंग करंट, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग लिविंग करंट। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। जंक्शन तरफ आने वाले करंट का टोटल और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का टोटल दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होता है, ऐसा रूल है। जंक्शन की तरफ आने वाले करंट और जंक्शन से दूर तरफ जाने वाले करंट दोनों का टोटल इक्वल होता है, वो रूल है किरचॉफ फर्स्ट रूल। फिर से रीड करते हैं। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। तो जंक्शन की तरफ आने वाले करंट का टोटल और जंक्शन से दूर तरफ जाने वाले करंट का टोटल दोनों इक्वल होता है। यहां पर ऐसी एक सर्किट ली है। आप ऐसा रूल नहीं है कि मैंने जो करंट दिखाए है वही आपको इनकमिंग, और जो मैंने बाहर की तरफ दिखा है आउटगोइंग, वही आपको आउटगोइंग दिखाने हैं। आप किसी भी करंट को इनकमिंग और किसी भी करंट को आउटगोइंग दिखा सकते हो, लेकिन जब नीचे इक्वेशन लिखो तो ध्यान रखना है इनकमिंग अंदर अंदर एंटरिंग करंट कौन कौन से, I3 प्लस I4 देखो लेफ्ट साइड, और राइट साइड में जो बाहर की ओर जाते हैं I1 I2 एंड I5, इसका टोटल। अगर आपने उल्टा कर दिया, सपोज मान लो कि यानी ऐसा आपको मेमोराइज नहीं करना है कि ये ही दो करंट आपको इनकमिंग बताना है और ये तीन करंट आपको आउटगोइंग बताना है। आप कोई भी करंट को इनकमिंग, किसी भी करंट को आउटगोइंग दिखा सकते हैं। मैंने दो करंट को इनकमिंग बताया है, तीन करंट को आउटगोइंग बताया है। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई एक करंट, ऐसा भी कर सकते हो कोई एक ही करंट इनकमिंग है और चार करंट आउटगोइंग है, ऐसा भी हो सकता है। कोई दो दो करंट आउटगोइंग है और तीन करंट इनगोइंग है, इनकमिंग है, ऐसा भी आप बता सकते दिखा सकते हो। लेकिन जैसे फिगर में दिखाओ उसी हिसाब से, उसी तरह से आपको ये इक्वेशन लिखना है। अंदर जाते हुए जो करंट है उसका टोटल इज इक्वल टू बाहर जाते हुए जो करंट है उसका टोटल। तो वही लिखा है फ्रॉम फिगर अकॉर्डिंग द फर्स्ट रूल I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5 हो गया। तो ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल लेते हैं। एक्सप्लेन किरचॉफ सेकंड रूल। सेकंड रूल में ये आपको सर्किट ली है, ओके, एनसीईआरटी में ये दी है तो आप ये ले सकते हो, इनके सिवा भी कोई भी क्लोज सर्किट ले सकते हो आप। ओके,
उनमें आप कोई भी करंट और रेजिस्टेंस और सर्किट अलग अलग जगह पर रख के उसको जो क्लोज सर्किट है उसमें आपको किरचॉफ का रूल अप्लाई करना है। सेकंड लॉ क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल। किसका सम? सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप। कोई भी क्लोज लूप हो उसमें जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं उसका सम इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स। जो आपने सर्किट ली है उसमें रेजिस्टर्स होने चाहिए, सेल्स होने चाहिए, वो क्लोज लूप होना चाहिए। ऐसी सर्किट हो तो उसमें सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल में जो चेंजेस होता है वो सब पोटेंशियल चेंजेस ऑफ पोटेंशियल है उसका सम कितना होना चाहिए? इज जीरो। टोटल सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल शुड बी जीरो एवरी टाइम। हर टाइम पर चेंजेस इन पोटेंशियल, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल शुड बी जीरो। ओके। और कंडीशन कौन कौन सी है? क्लोज लूप होना चाहिए, सर्किट में रेजिस्टर्स भी होने चाहिए, सेल्स भी होने चाहिए। ओके। तो ये स्टेटमेंट है इसलिए सर ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब यहां पर 3 क्लोज सर्किट है। देखो 3 क्लोज लूप है। पहला कौन सा क्लोज लूप है? यहां से ये वाला, ये पहला क्लोज लूप है। दूसरा ये देखो, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ये एरो दिखाया है। दूसरा मैंने ऐसा लिया है, देखो ये ए जी एफ ई डी सी बी ए, ये दूसरा। और तीसरा ये पूरी सर्किट पूरी आउटसाइड ए एच डी ई एफ जी ए, ये 3 क्लोज लूप मैंने लिए हैं। तीनों में ये सेकंड रूल मैंने अप्लाई किया है। कैसे? अब दिखाता हूं। देखो अब यहां पर क्लोज लूप है। अब देखो मैंने कौन सा नेम लिखा है क्लोज लूप का? ए एच डी सी बी ए, ये हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन हुई। अब करंट की डायरेक्शन, तो ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों इक्वल होती है। देखो इक्वल, ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों इक्वल होती है तो आपको नेगेटिव साइन लेनी है। और ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होती है तो आपको प्लस साइन लेनी है। किसकी? पोटेंशियल की। पोटेंशियल यानी क्या? आई आर का मल्टीप्लीकेशन, आई इंटू आर यानी पोटेंशियल। वैसे तो हम पोटेंशियल को वी बोलते हैं, तो वी इज इक्वल टू आई आर हमारी फॉर्मूला है। तो आई इंटू आर, इनकी साइन अगर ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो माइनस साइन लेंगे, दोनों ऑपोजिट है तो प्लस साइन लेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। ये हमारी ट्रैवलिंग, देखो मैंने ये एरो दिखाया है, ट्रैवलिंग डायरेक्शन है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा। 30i1 देखो माइनस लिया, आगे जाओ इधर आया। अब देखो यहाँ तो बैटरी है, बैटरी में हम जंप लगा के, अब देखो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव एंड है, जो छोटा वाला हिस्सा है वो नेगेटिव एंड है। हम जंप लगा के किस पर जाते हैं? पॉजिटिव एंड पर, तो ये पॉजिटिव ले रहा है +45। आगे जाओ, ये करंट तो i3 है, हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी है, करंट भी इस तरफ जाता है, देखो इस ब्रांच में, तो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर -i3 देखो लिखा है। आगे जाओ, अब ये दोनों का 40i3 वो भी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो इक्वल है। इक्वल है तो ये नेगेटिव, 40i3 देखो वो भी नेगेटिव। फिर से वही पॉइंट पर आ गए तो इक्वल टू 0। देखो टोटल ये सब पोटेंशियल है और सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया। ओके। अब ये निचले ये क्लोज सर्किट लेते हैं, ए जी एफ ई डी सी बी ए, देखो वही लिखा है ए जी एफ ई डी सी बी ए। तो यहां से हम शुरू करते हैं, तो यहां से जाते हैं, देखो एरो ऐसा लिया है, ट्रैवलिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। यहां से जाते, यहां पर रजिस्टर तो आया नहीं है। अभी यहां कौन से
ये देखो, ये जो बड़ा एंड है, ये जो बड़ा हिस्सा है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम किसके पर जंप लगाते हैं? पॉजिटिव पर। तो ये प्लस प्लस 80 हुआ। आगे जाओ, तो ये 1 × I2, तो I2 लेकिन हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन इक्वल है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव इक्वल है तो नेगेटिव, तो -I2। आगे जाओ, यही I2 है 20I2, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी है, करंट भी उसी डायरेक्शन में इक्वल है, तो नेगेटिव 20I2 नेगेटिव। देखो 20I2 नेगेटिव लिया है। आगे यहां से किस, ये पॉजिटिव, हम किस एंड पर जंप लगाते हैं? पॉजिटिव एंड पर, तो ये पॉजिटिव +45 लिया है। आगे जाओ, करंट कौन सा है इस ब्रांच पर? I3 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो I3, लेकिन हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन इक्वल है तो नेगेटिव -I3 है। आगे आओ, ये दोनों 40I3, लेकिन ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन इक्वल है तो नेगेटिव -40I3 इज इक्वल टू 0। वही पॉइंट फिर से आ गया, तो इक्वल टू 0। ऐसे ही यहां पर क्लोज लूप कौन सा लिया? पूरा आउटर सर्किट AHDEFGA, तो यहां पर 30I1, लेकिन ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो -30I1। यहां से आगे जाऊं, यहां 20I2, लेकिन ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी है हमारी, यहां देखो, यहाँ ऐसे आए हम, ट्रैवलिंग ऐसा है, करंट ऐसा है, तो ऑपोजिट है तो प्लस, तो +20I2 होगा। देखो +20I2। इधर आओ तो I2, अब देखो ट्रैवलिंग ऐसी है और करंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट है तो प्लस 1 × I2 यानी +I2। देखो +I2, और इधर किस एंड पर जंप लगाते हैं? नेगेटिव एंड पर जंप लगाते हैं तो -80 हुआ। और यहाँ तो रजिस्टर है नहीं, फिर से वो पॉइंट आ गया तो इक्वल टू 0। तो ऐसी 3 क्लोज सर्किट में आपको ये रूल अप्लाई करके दिखाना है। तो कितना सिंपल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल है। ओके, तो रूल है तो मैं फ्रेम करके लिख देता हूं। देखो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ के लिए है ये। ओके, तो ये आपको थियरी में लिखना नहीं है, लेकिन ये अगर ट्रैवलिंग डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो IR की वैल्यू नेगेटिव, और ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है तो IR की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, तो यही रूल अप्लाई करके इन 3 क्लोज लूप में हमें बताना है। तो मेरी तरफ से सबसे बिग बॉस है, ये मेरी तरफ से आपको IMP है, एग्जाम के लिए तैयार रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद वाली थियरी देखते हैं हम। एक्सप्लेन व्हिटस्टन ब्रिज। व्हिटस्टन ब्रिज में ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, उसमें 4, ये AB वायर है, DC वायर है, CD वायर है और DA वायर है। चारों में हमें डिफरेंट R1 R2 R3 R4 4 रजिस्टर लेने हैं। ओके, तो बीच में A और C है, उनके बीच में बैटरी लगानी है, तो इसको बैटरी भुजा भी बोल सकते हैं हम। ओके, बैटरी आर्म। ओके, और B और D के बीच में हम G गैल्वेनोमीटर रखते हैं, तो इसको हम गैल्वेनोमीटर आर्म भी बोल सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशन यहाँ लिखा है। पहले तो ये सर्किट कहाँ से आई, ये किस लिए हम यूज करते हैं? तो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल का एप्लीकेशन के लिए हम ये सर्किट का यूज करते हैं। एज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल, consider the circuit as shown in the figure which is called Wheatstone bridge। यहाँ पर किरचॉफ रूल का जो एप्लीकेशन है उसके लिए यहाँ पर एक सर्किट ली है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हिटस्टन ब्रिज बोलते हैं। द ब्रिज हैज 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4। ये जो व्हिटस्टन ब्रिज है उसमें कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1 R2 R3 एंड R4। यहाँ पर A और C है, उसके बीच में क्या लगाया है? सोर्स यानी बैटरी, तो वही लिखा है, और सोर्स यानी बैटरी
is connected between A and C. So AC is called the battery arm. वैसे ही B और D के बीच में क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर. तो BD को हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर आर्म. तो देखो, a galvanometer G is connected between B and D. So BD is called galvanometer arm. अब देखो, ये जो बैटरी है उसका सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर हम उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 ले लेंगे. तो वो लिखना है कंपल्सरी. फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट द सेल हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0 लेनी है. करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होगा उसको हम आईजी बोलेंगे. ऐसे करंट पासिंग फ्रॉम जी विच इज कॉल्ड आईजी. तो इसके बारे में सब लिखना है. पहले तो हमने क्या पॉइंट लिखा कि ये जो सर्किट है किसके लिए ली है? फॉर एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल. हम जो भी सर्किट लेते हैं उसको हम कैसे क्या बोलते हैं? व्हिटन ब्रिज बोलते हैं. उसमें कितने रेजिस्टेंस होते हैं? R1, R2, R3 एंड R4. ए और सी है उसके बीच में क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी. वो बैटरी कैसी होनी चाहिए? उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए. ओके. और बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट करना है? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में से जो पास होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं? आईजी. तो इसके बारे में आपको पहले तो नोट डाउन करना है. अभी यहाँ थियरी खत्म नहीं हुए, अब इसके बारे में इक्वेशन लिखने हैं. अब ये जो क्लोज लूप है ए बी डी ए, उसमें हमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है. ये बी सी डी बी है, उसमें भी हमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है. लेकिन हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं. अब देखो, आपको ऐसी फिर से फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यहां मैं इक्वेशन लिखूंगा तो बार बार हमें अगले पेज पर नहीं जाना पड़े और मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने फिर से यहां पर रखी है. आपको तो इस क्वेश्चन में एक ही बार फिगर ड्रॉ करनी है. ओके. इफ द अब देखो, ऐसा बोला गया है कि यहां से गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है उसको आईजी बोलते हैं. अब जब आईजी इक्वल टू 0 होता है, ऐसे रजिस्टर की ऐसी वैल्यू ले कि आईजी की वैल्यू 0 हो, तो उस व्हिटन ब्रिज को हम बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज सर्किट बोल सकते हैं. देखो, इफ द रेजिस्टर्स आर सच दैट आईजी इज इक्वल टू 0, देन इट इज बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज सर्किट. ओके. यहां पर देखो, अब यहां तो करंट पास नहीं होता है, तो यहां जो करंट जाएगा वही करंट यहां आएगा. तो I2 इज इक्वल टू I4 होगा. देखो, I2 इज इक्वल टू I4. और यहां जो करंट जाएगा वही करंट यहां आएगा, तो I1 इज इक्वल टू I3 होगा. तो वो दो कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है, तो उसको हम फ्रेम कर देते हैं. एक तो ये और ये. ओके. अब देखो, पहला कौन सा क्लोज लूप लेते हैं हम? ए बी डी ए. फॉर क्लोज लूप ए बी डी ए, देखो हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी हुई और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन I2R2 नेगेटिव होगा. मैंने बोला था ना इक्वल टू नेगेटिव, तो I2R2 नेगेटिव. यहां से अब देखो, यहां से यहां आना है ऐसा. ये क्लोज सर्किट है ए बी डी ए, तो ये तो लिया, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है. गैल्वेनोमीटर देखो, यहां पर कोई करंट पास नहीं होता है, आईजी इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहां मैंने लिया I2R2 नेगेटिव लिया. यहां तो कुछ लेना नहीं है. अब यहां अब ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरफ है और करंट इस डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस, तो I1R1 प्लस लेंगे इक्वल टू 0. ये नेगेटिव वाला टर्म है वो उस तरफ चला गया. ओके. अब उसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 की जगह क्या लिखेंगे? I3. और I2 की जगह क्या लिखेंगे? देखो, I4. कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1. और ये जो आया इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया. ओके. इतना क्लियर हो गया. फिर से देखो, क्लोज लूप ए बी डी ए, यहां पर हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसे हुई, तो ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इक्वल है, तो नेगेटिव I2R2 नेगेटिव.
यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पर ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरफ है, करंट इस तरफ है, तो ऑपोजिट है, तो क्या लेंगे हम, प्लस। तो I1R1 प्लस लेंगे, नेगेटिव वाला टर्म उस तरफ गया। अब देखो यहां से I1 की जगह I3 रखो, I2 की जगह I4, तो I1 की जगह I3, I2 की जगह I4, इक्वेशन 1 में से लिखा और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब ये वाली क्लोज सर्किट BCDB फॉर क्लोज लूप BCDB, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन इक्वल है, तो ये नेगेटिव, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, I4R4 नेगेटिव। यहाँ पर ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरफ है और करंट डायरेक्शन इस तरफ, तो ये दोनों ऑपोजिट हुए, तो ये प्लस लेंगे हम, I3R3 प्लस लेंगे, इक्वल टू 0। नेगेटिव वाला टर्म उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को डिवाइड करो, ये दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो I3 कैंसिल, I1 अपॉन I3, I4 कैंसिल, I2 अपॉन R4। तो ये जो है वो ये कब होगा, जब यहां से करंट नहीं जाता है, यहां से गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता है, Ig इक्वल टू 0 होता है तब, Ig इक्वल टू 0 यानी गैल्वेनोमीटर उसका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो ये उसकी कंडीशन हो गई। देखो मैं वही लिखा है, विच इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। नल डिफ्लेक्शन यानी डिफ्लेक्शन शो करता नहीं है, क्योंकि करंट ही उसमें से पास नहीं होता है, तो ये उसकी कंडीशन हो गई कि इस तरह के रेशियो होते हैं जो रेजिस्टेंस के इक्वल रेशियो होता है, तो यहाँ पर Ig क्या होगा, 0, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मीटर ब्रिज, इसी प्रिंसिपल का यूज करके मीटर ब्रिज को बनाया गया है, ये भी एक डिवाइस है। मीटर ब्रिज इज मेड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने मीटर ब्रिज डिवाइस बनाया है। अभी तो मीटर ब्रिज है वो आपको ओमिट करवा दिया है, पहले था, वो आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आएगा उसके बारे में, लेकिन ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी। आपको टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन डिराइव करना है, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो हियर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी इज, ये याद रखना है आपको, रो टी इज इक्वल टू रो 0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में टी माइनस टी 0। क्या है, रो टी इज इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में टी माइनस टी 0। ऐसे 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। रो टी इज इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू स्मॉल ब्रैकेट टी माइनस टी 0। यहाँ पर रो टी का मतलब क्या है, रो यानी रेजिस्टिविटी, टी यानी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो 0 यानी रेजिस्टिविटी एट गिवन रेफरेंस टेम्परेचर T0। रेफरेंस टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर होता है उसको रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं, उसको हम T0 से इंडिकेट करते हैं। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है, टेम्परेचर इनवर्स। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है, टेम्परेचर इनवर्स। टेम्परेचर के यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अदरवाइज केल्विन इनवर्स, वो भी मैंने लिखा होगा, देखते हैं, लिख सकते हो, देखो लिखा है। सो द यूनिट ऑफ अल्फा विल बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, अगर मेटल, कोई भी मेटल हो तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, तो पॉजिटिव होगी। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब देखो यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट आपको याद नहीं रखना है, किसी एक मेजरमेंट तैयार करो, वही सब में लिख दो। ओके, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे, देखो इसमें लिखा नहीं है मेजरमेंट, तो इसमें भी चलेगा,
लेकिन ये जो दर्शाता है, ये ग्राफ क्या दर्शाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ये टेम्परेचर की लाइन है, ये रेजिस्टिविटी की लाइन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लिखा है, यहाँ भी आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, देखो। लेकिन ग्राफ ये है, ये ग्राफ कंपल्सरी ड्रॉ करना है। विद द टेम्परेचर, विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रो ऑल्सो विल बी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रो भी क्या बढ़ता है, लिखा है फॉर मेटल रो इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये मेटल लाइक कॉपर, कॉपर जैसी मेटल के लिए ग्राफ है। अब पहले ये देखो, यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, यहाँ टेम्परेचर से साथ ग्राफ गिरता है। ग्राफ यानी रेजिस्टिविटी डाउन होती है। किसके लिए है ये ग्राफ, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर अदरवाइज आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो। तो इसके लिए तो वही लिखा है, देखो फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर रो डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रो यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। और ये किसके लिए है, फॉर मिक्स मेटल, जैसे कि निक्रोम है, मैंगनीज है, कॉन्स्टेंट है। ओके, तो ये सब मेटल के लिए ग्राफ, इसमें ये जो टेम्परेचर है वो इसके ऊपर ये रेजिस्टिविटी बहुत डिपेंड नहीं करती है, बहुत कम डिपेंड करती है। देखो वही मैंने लिखा है, फॉर मिक्स मेटल रो डिपेंड्स अ वेरी लेस with temperature, so the material are thus widely used in wire bound standard resistors। यहां पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक या तो प्रॉपर्टी बोलो, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, जो मिक्स मेटल होती है उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है। और इसी प्रॉपर्टी को मैनेज करके, यूज करके, ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो मिक्स मेटल वाले, उसका यूज किसमें करते हैं, वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने में उसका यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर रो यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा भी होती है, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ भी होती है। यहाँ पर सिग्मा यानी कंडक्टिविटी है, सिग्मा यानी क्या है, कंडक्टिविटी। ये टाउ यानी यहाँ टॉर्क नहीं है, यहाँ टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम यानी इलेक्ट्रॉन आयन के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो कोलाइजन होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलाइजन यानी तुरंत एक कोलाइजन हुआ तुरंत दूसरा हुआ, दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, सम्स में आएगी। अब सम्स में दूसरी एक फॉर्मूला आएगी, तो मैं उसकी भी डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर जो फॉर्मूला है, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू ब्रैकेट 1 + अल्फा ब्रैकेट में t - t0। ऐसी ही हम रेजिस्टर्स के लिए भी ले सकते हैं। देखो मैं लिखता हूं पीछे, देखो यहां पर मैं लिखता हूं, मैं पार्टीशन लगा देता हूं। वैसे तो रफ है ये, लेकिन सम्स में ये आएगा तो आपको ये प्रॉपर तैयार करना है। अब देखो हमने अभी फॉर्मूला कौन सी लिखी, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू ब्रैकेट 1 + अल्फा इंटू स्मॉल ब्रैकेट t - t0, ये लिखा। ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। वैसे ही हम रेजिस्टर्स, तो आर टी इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा t - t0, ये भी लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू ब्रैकेट 1 + अल्फा इंटू ब्रैकेट T2 - T1, ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं मैं। देखो सम्स में ये भी फॉर्मूला यूज होगी, ये भी यूज होगी, ये भी यूज होगी। अब इसके ऊपर से ये तीन तो फॉर्मूला है,
तो मैं उसको फ्रेम कर देता हूं। तीनों यूजफुल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उसके ऊपर से मैं एक अलग फॉर्मूला डिराइव करता हूं। कौन सी? अब देखो, R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो R2 इज इक्वल टू R1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ओके, 1 के साथ, अल्फा के साथ, R1 अल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अब देखो R1 को इस तरफ ला दो तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, तो बचा क्या? R1 अल्फा T2 माइनस T1। अब ये R2 माइनस R1 तो है, ये T2 माइनस T1 नीचे ला दो, T2 माइनस T1 ये नीचे ला दिया, और ये R1 को भी नीचे ला दो, तो इस तरफ क्या बचा? अल्फा। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला हम ले सकते हैं, और सम्स में हम लेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये भी आपको तैयार करनी है, सम्स में आएगी ये सब फॉर्मूला, तो ये भी आपको तैयार करनी है, ओके। तो ये सम्स के लिए फॉर्मूला है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। ये क्या है? फॉर्मूला फॉर सम्स, ओके। तो ये आपको, ये थियरी तो हमारी यहाँ खत्म हो गई, ये एक्स्ट्रा है, ये सब फॉर्मूला आपको तैयार रखनी है, ओके। और एक और भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स है वो ले लेंगे हम। इंपॉर्टेंट नोट्स है ये वाली, तो ये भी ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पर वैसे तो हम देखो, ये गुजराती मीडियम की है, कोई बात नहीं, चलो इसको रहने दो। इंग्लिश मीडियम में जाइए ना, ओके, मैं नेक्स्ट टाइम निकाल के रखूंगा, ओके। तो अभी इसको रहने दो, तो कोई बात नहीं। अब देखो, ये हमने ये ए निकाल दिया, ओके। अब देखो आज हमने कौन कौन सी थियरी ली, तो सबसे पहले हमने कौन सी ली? एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट रूल। दूसरी हमने क्या ली? तो एक्सप्लेन किरचॉफ सेकंड रूल। उसके बाद हमने क्या लिया? एक्सप्लेन व्हिटन ब्रिज। उसके बाद हमने क्या लिया? तो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी। और फाइनली सम्स के लिए हमने सब क्या लिया? फॉर्मूला ली ना सब, ओके। ये सब हमने फॉर्मूला, तो फिर से किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, व्हिटन ब्रिज एंड, और ये रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो इतनी जो थियरी है वो आप अच्छी तरह से तैयार कर देना। आज हमारी टोटल चैप्टर 3 की थियरी खत्म हुई। अब नेक्स्ट पीरियड में हम एग्जांपल या तो एक्सरसाइज लेंगे, ओके। फिर से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजो, और उनको भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें, ओके। और ये भी जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।